नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं शारिक रहमान खान। भारतीय वायुसेना की बात करते हैं जो आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर आज आसमान में कई हैरत अंगेज करतब जो हैं वो देखने को मिलने जा रहे हैं। इंडियन एयरबेस पर शानदार परेड और भव्य एयर शो का आयोजन किया गया है, लेकिन कोरोना के चलते इस बार दर्शकों को इस कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और देश के स्वतंत्र होने से पहले इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद इसके नाम से रॉयल हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। इस बार हिंडन पर आज के दिन हो रहे कार्यक्रम में पहली बार रफाल विमानों को शामिल किया गया है। रफाल के अलावा तेजस, सुखोई, जगुआर, मिराज 2000, C-130 और C-17 फ्लाइंग पास्ट में अपना जलवा दिखाएंगे। और ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है अदिति। जब हम सुबह बात कर रहे थे राजीव रंजन से, जो हमारे डिफेंस एडिटर हैं, वो इस मौके पर वहां मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि उम्र के साथ इंसान बूढ़ा हो चला जाता है, लेकिन एयरफोर्स हर गुजरते साल के साथ जवान होती चली जा रही है। तो ये खासियत उन्होंने बताई थी और उन्होंने कहा था कि कई ऐसे करतब हैं जो आज नजर आएंगे और खास करके रफाल एयरफोर्स डे के दिन पहली बार आसमान में उड़ता हुआ नजर आएगा, जिससे भारतीय ताकत काफी बढ़ी। राजीव रंजन है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, जो हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं। राजीव, ये कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है, रफाल कितने बजे तक आसमान में नजर आएगा? देखिए, रफाल की जहां तक बात है, 9:57 में ही हिंडन एयरबेस में रफाल जो है फ्लाई पास्ट करेगा। फिलहाल अगर बात करें तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जो है परेड के निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ जितने सारे जो मेन गेस्ट है, अगर बात करें मिलिट्री अफसर है, सारे लोग यहाँ मौजूद हो चले। और सबसे बड़ी बात करें कि इस बार जो है भारतीय वायुसेना 88 साल की हो गई है। 88 साल होने का मतलब ये मत समझिए कि भारतीय वायुसेना बूढ़ा हो गई है, बल्कि भारतीय वायुसेना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा जवान हो गई है। खासतौर से रफाल एयरक्राफ्ट के आने के बाद पहली बार जो है भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर परेड पर इंडियन एयरफोर्स पर रफाल फ्लाई पास्ट करेगा। रफाल को अपने कैटेगरी का दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट कहा जाता है। खासतौर से इसमें स्कल्प और मेटेओर जैसे मिसाइल जो लगे हुए, इसके आने से इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इसके टक्कर के अगर इस रीजन की बात करें तो कोई दूसरा एयरक्राफ्ट नहीं है। ऐसे ही तेजस के लगातार इंडक्शन हो रहे हैं और इन सब का साथ देने के लिए सुखोई, जगुआर, मिराज जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद है। आप अगर ठीक और सामने देखें तो यहाँ पर अगर आप ठीक है सामने देख पा रहे होंगे तो रफाल है, मिराज है, अपाचा हेलीकॉप्टर है, रोनी मिसाइल, इस तरह के सारे जो हैं आपको एक कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है कि अगर जो भी चुनौती आती है उन चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैनात है और देश जो है इनके हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। बिल्कुल राजीव, यहाँ पर आगरा के पैराट्रूपर्स का भी हमको कमाल यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो भी पहली बार दिखेगा। और क्या कुछ खास आज दिखने वाला है ये भी बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जितने सारे एयरक्राफ्ट यहाँ फ्लाई करेंगे, तकरीबन 1 घंटे का कार्यक्रम होगा फ्लाई पास्ट का, सारे एयरक्राफ्ट जो फ्लाई करेंगे वो पहली बार जो है 5 एयरक्राफ्ट के फॉर्मेशन में फ्लाई करेंगे। रफाल फ्लाई करेगा, रफाल के साथ तेजस होगा, सुखोई होगा, उसके अलावा रफाल 2 फॉर्मेशन फ्लाई करेंगे। एक विजय फॉर्मेशन फ्लाई करेंगे, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन फ्लाई करेंगे। सुखोई फ्लाई करेगा, मिराज, MiG-21 बाइसन। और इसके अलावा आप चिनूक की बात कर रहे थे तो पहली बार चिनूक जो है एक वजन के साथ फ्लाई करेगा। चिनूक C-17 एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिन्होंने जरूरत पड़ा तो लेह में जो हमारे भारतीय सेना के जवान तैनात है, तुरंत उन्हें हथियार मुहैया कराए, बल्कि रसद और दूसरी चीजें मुहैया कराई। तो भारतीय वायुसेना जिस तरह से चुनौतियां लगातार सीमा पर बढ़ रही है, खासकर लद्दाख की बात करें तो उसके मुकाबले जो ये जताना चाह रही है देशवासियों को कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह तैयार है। जी शुक्रिया राजीव, इन तस्वीरों को हम तक लाने के लिए। और आप वहां बने हुए हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया। हरियाणा के हिसार जिले में बदमाशों ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। हांसी के भाटला डाटा हाईवे पर 11 लाख की लूट के बाद राम मेहर नाम के व्यापारी को जिंदा जलाकर मार दिया गया।
दो बाइक सवार और कार पर सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पहले व्यापारी से 11 लाख रुपए लूटे और उसके बाद उस व्यापारी को कार में बंद करके आग लगा दी। पुलिस के पहुंचने तक व्यापारी की मौत हो चुकी थी। बंद कार के अंदर से मृतक राम मेहर ने अपने भांजे को फोन कर उनसे मदद भी मांगी। क्या बातचीत हुई थी दोनों की, वो आपको इस ऑडियो क्लिप के जरिए हम सुनवाते हैं। तो मामा मार के पीछे कौन सा मेरे मस्जिद बात बीच गाड़ी मेरे मारे के मस्जिद बात बीच तो आ जाओ खड़ा हुआ गाड़ी दो मोटरसाइकिल मस्जिद बात बीच आए मामा। तो वो बचाने की मांग कर रहे हैं, अपने भांजे से कह रहे हैं बचाने आ जाओ, वो मुझे मार रहे हैं। वो कह भी रहे हैं कि मैं आ रहा हूं मामा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और बदमाश इतने बेखौफ हैं कि किस तरह से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ये बेहद हिला देने वाला मामला है। छत्तीसगढ़ का हम रुख कर रहे हैं यहाँ पर, जहां पर कोंडा गांव जिले में गैंगरेप पीड़ित एक नाबालिग का शव घटना के 2 महीने बाद जांच के लिए कब्र से निकाला गया है। जुलाई में नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ था, जिसका आरोप 7 लोगों पर लगा था। लेकिन सरकार और प्रशासन यहां भी असंवेदनशील बना रहा। वारदात के बाद पीड़िता ने खुदकुशी कर ली, लेकिन पुलिस ने मामला तक दर्ज नहीं किया। 4 अक्टूबर को पीड़िता के पिता ने जब आत्महत्या करने की कोशिश की, तब जाकर प्रशासन और सरकार जागी और मामला दर्ज हुआ। अब कल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कब्र से शव को निकलवाया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 3 आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। जेडीयू ने अपने सभी 115 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में कुछ नामों का होना और कुछ का नदारद होना चौंकाने वाला है। शारिक, लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम पूर्व मंत्री मंजू वर्मा का है। मंजू वर्मा 2018 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद सुर्खियों में आई थी। घर पर छापे के दौरान उनके यहां से अवैध हथियार की बरामदगी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। तमाम आरोपों के बीच मंत्री पद से हटाने के साथ इन्हें पार्टी से निलंबित भी किया गया था। ऐसे में इनको एक बार फिर टिकट देना चौंकाने वाला है। और उधर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को लेकर भी चर्चा है, जिनका नाम लिस्ट में नहीं है। हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार का। मनीष, ये दोनों ही जो मामलों का जिक्र किया गया, मंजू वर्मा का और गुप्तेश्वर पांडे का, ये चौंकाने वाले हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लिया और माना यही जा रहा था कि वो इसीलिए ले रहे हैं, भले ही अब वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन टिकट से लिस्ट से उनका नाम नदारद है। देखिए, गुप्तेश्वर पांडे जिन सीटों से लड़ना चाहते थे वो अपने गृह जिला बक्सर का जो मेन सीट है बक्सर शहर और या ब्रह्मपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ये दोनों सीटें तालमेल में बीजेपी के खाते में चली गई थी। लेकिन बीजेपी का कहना था कि चूंकि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ली है, ये हालांकि सहयोगी दलों में होता है कि एक दूसरे के उम्मीदवारों को वो अपने सिंबल पर लड़ाते हैं, लेकिन शायद ये लग रहा है कि बीजेपी में उनकी बात नहीं बनी। लोग ये बता रहे हैं कि बीजेपी में वो चाहे बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी हों या स्थानीय सांसद और अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, दोनों ने यही प्रयास किया कि उन्हें टिकट ना मिले, उनके जगह उनके स्थानीय किसी नेता को टिकट मिले और जिसमें वो कामयाब भी हुए। तो गुप्तेश्वर पांडे के लिए आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये उनके जीवन में दूसरी बार हुआ है। 2009 में भी जब उन्होंने वीआरएस लिया था तो वो बक्सर से बीजेपी का टिकट चाहते थे और उस समय जो वो बीजेपी के काफी दिग्गज नेता थे, अब स्वर्गीय लालमुनि चौबे को टिकट मिला था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। तो आप कह सकते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे को अपना एक तरह से चुनावी राजनीति में जो उनको पदार्पण करना था या उनको शुरुआत करनी थी, उसके लिए अब थोड़ा और इंतजार करना होगा। जहां तक मंजू वर्मा का सवाल है, तो निश्चित रूप से मंजू वर्मा जिस जाति कुशवाहा जाति से आती हैं, उनका नीतीश कुमार के ऊपर काफी प्रभाव रहा है। नीतीश कुमार अगर सत्ता में है तो इस वर्ग का समर्थन उनको एक तरह से पूरा इन ब्लॉक मिलता रहा है। और पार्टी के नेताओं का कहना है कि मुजफ्फरपुर कांड में उनका नाम नहीं आया था, बल्कि उस समय जब फोन का डिटेल सीडीआर लिया गया था तो मंजू वर्मा के पति और जो ब्रजेश ठाकुर हैं उनके बीच में काफी सारे कन्वर्सेशन के नंबर्स आए थे, उसी आधार पर उनसे इस्तीफा लिया गया था। लेकिन जेल वो अपने घर में हुई छापेमारी में जो कारतूस बरामद हुए थे, जिसका डिटेल या जिसका एक्सप्लेनेशन उनके पति नहीं दे पाए थे, उस आधार पर हुआ था और उस केस में कुछ खास नहीं हुआ है। शायद उस केस में चार्जशीट भी नहीं हुआ है, वो जेल गई। और ये बिहार में
अब आप कह सकती हैं कि आरोपियों को टिकट देना जो है ये एक तरह से सर्वदलीय मान्यता हो गई है कि आप आरोपियों को दे सकते हैं जब तक कि वो दोषी ना हो। अगर आप याद करें तो पिछला विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने आरजेडी से समझौता किया था, जबकि लालू यादव तो चारा घोटाले के मामले में दोषी भी पाए गए थे। अदिति, शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो इन नेताओं को जनता पे पूरा भरोसा है कि वो जो समझाएंगे जनता वही समझेगी, चाहे लोग कुछ भी कहते रहें। तो कथनी और करनी ये दो अलग चीजें हैं जो नेताओं और पार्टियों पर लागू नहीं होती। आइए अब आपको दिखाते हैं गुड मॉर्निंग इंडिया शो में दिखाई गई खबरों में से टॉप 5 खबरें दिखाने का ये वक्त आ गया। आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और बताइए किन खबरों को आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, बेटिकट रह गए बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। दूसरी खबर, जेल गई पूर्व मंत्री मंजू वर्मा पर नीतीश की कृपा, फिर जेडीयू का टिकट। तीसरी खबर, अब विरोध मार्च पर ममता सरकार और बीजेपी में ठनी। चौथी खबर है, फंदे पर लटके मिले पूर्व सीबीआई चीफ अश्विनी कुमार। पांचवी और आखिरी खबर, भारतीय वायुसेना के पराक्रम के 88 साल। ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।